अगर हमको एंकरेज समझना है तो हमको सबसे पहले एंकर समझना पड़ेगा। एंकर क्या होता है? एंकर का मतलब है, सपोज़ ये एक आदमी है, ये आदमी को मैंने बोला, ये आदमी को मैंने बोला कि एक स्टील का डब्बा है, आपको इस स्टील के डब्बे को एक रोप यूज़ करके अपनी जगह से हिलाना है। और मैंने सेम एक और आदमी को बोला कि यही सेम स्टील के डब्बे को तुम भी एक रोप यूज़ करके हिलाओगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये आदमी एक स्केटबोर्ड पे बैठा हुआ है जिसमें व्हील्स हैं, और ये आदमी एक स्टिफ ग्राउंड पे है। अब डिफरेंस क्या है? कौन सा आदमी मूव कर पाएगा इस स्टील के डब्बे को ज़्यादा अच्छे से? ग्राउंड वाला, है ना, एज़ कम्पेयर टू स्केटबोर्ड। क्यों? क्योंकि स्केटबोर्ड वाला आदमी खुद ही स्टिफ नहीं है ना, या खुद ही स्टिल नहीं है ना, या खुद ही रेजिस्टेंट नहीं है मूवमेंट को, है ना। दिस स्केटबोर्ड इज़ नॉट रेजिस्टेंट टू मूवमेंट, है ना, क्योंकि उसमें व्हील्स हैं, वो हिलता रहेगा। अगर ये खुद ही अपनी जगह से हिलता रहेगा तो ये स्टील के डब्बे को कैसे खींचेगा? वहीं अगर एक आदमी है जो स्टिफ ग्राउंड पे है तो वो खुद अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और वो इस डब्बे को भी अच्छे से खींच पाएगा क्योंकि वो खुद अपनी जगह पे स्टेबल है ना। इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। मूवमेंट के लिए एक दूसरा नाम क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस आदमी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो ये स्टील के डब्बे को ज़्यादा अच्छे से खींच सकेगा एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसा आदमी जो स्केटबोर्ड पे बैठा है और खुद ही स्टिल नहीं है, तो इस डब्बे को क्या ही खींचेगा, है ना। वैसे ही अगर मुझे एक दांत है, सपोज़ ये मेरा इंसाइज़र है, सेंट्रल इंसाइज़र, ठीक है, ये सेंट्रल इंसाइज़र्स को मुझे मूव करना है। ये दांत बहुत आगे हैं या बहुत पीछे हैं, मुझे सेंट्रल इंसाइज़र्स को मूव करना है ना। तो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए मुझे एक कोई ऐसा बेस चाहिए जो कि स्टेबल, है ना, जो कि रेजिस्टेंट हो टू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने एक मोलार का दांत ले लिया और मैंने मोलार के दांत पे बैंड लगाया, वायर लगाया, और ये वायर इससे अटैच कर लिया, और अल्टीमेटली ये वायर को कसते 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 ये दांत अपनी जगह पे आ जाएंगे। क्यों? ये दांत क्यों अपनी जगह पे आएंगे? ये दांत क्यों मूव होंगे? क्योंकि ये एंकरेज ले रहे हैं एक ऐसे यूनिट से जो कि खुद मूव नहीं कर रहा है, जो कि खुद रेजिस्टेंट है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये नॉलेज हमको समझ में आ गई तो हमको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। एंकरेज क्या होता है? एंकरेज एक टाइप का रेजिस्टेंस है। किस चीज़ का रेजिस्टेंस? टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, या रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, है ना। खुद नहीं हिलेगा वो। रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वो जो एंकरेज यूनिट है वो खुद नहीं हिलता है ना। तो रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफर्ड बाय एन एनाटॉमिक यूनिट, किस चीज़ को पकड़ के आप आगे के दांतों को खींच सकते हो, है ना। तो जिस चीज़ को पकड़ के आप आगे के दांतों को खींचोगे उसको वो एक एनाटॉमिक यूनिट या एंकरेज यूनिट है ना। तो इट इज़ अ रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफर्ड बाय एन एनाटॉमिक यूनिट, है ना। रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का नेचर भी हो सकता है डिग्री। नेचर मतलब कि फोर्स है ना, क्या है अपने को नहीं पता है किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस। डिग्री मतलब कितना, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 4 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रही हूँ कि 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रही हूँ, है ना। तो नेचर एंड डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऑफर्ड बाय एन एनाटॉमिक यूनिट। जैसे कि आपका एनाटॉमिक यूनिट में आपका दांत भी हो सकता है, आपकी बोन भी हो सकती है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं अपन? अपने को क्यों चाहिए कि ये एनाटॉमिक यूनिट नहीं हिले अपनी जगह से, ताकि दूसरे दांत अपनी जगह से हिल सके, है ना। फॉर द पर्पज़ ऑफ, क्यों? फॉर द पर्पज़ ऑफ अफेक्टिंग टूथ मूवमेंट। अपने को दांत को हिलाना है। दांत को हिलाने के लिए अपने को एक दूसरा दांत या दूसरा बोन या दूसरा कोई भी एनाटॉमिक यूनिट, बॉडी का पार्ट चाहिए जो कि अपनी जगह पे स्टिल रहे, स्टिफ रहे, रेजिस्टेंट रहे टू डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट, है ना। तो इट इज़ द नेचर एंड डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफर्ड बाय एन एनाटॉमिक यूनिट फॉर द पर्पज़ ऑफ अफेक्टिंग टूथ मूवमेंट। नेचर एंड डिग्री किस चीज़ का? रेजिस्टेंस। किस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। कौन देगा ये रेजिस्टेंस? एनाटॉमिक यूनिट। क्यों चाहिए हमको रेजिस्टेंस? फॉर द पर्पज़ ऑफ अफेक्टिंग टूथ मूवमेंट। ये है एंकरेज का डेफिनेशन।